देखो, लास्ट हमने आपका जितना भी लेक्चर में पढ़ चुके हैं उसी को आज एक बार थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने अपना पढ़ा है बायोटेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी में आपके टू टाइप्स की बायोटेक्नोलॉजी है। एक होती है आपकी ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, जो पूरी की पूरी माइक्रोब मेडिएटेड प्रोसेस जिसके अंदर किए जाते थे, मीन्स जिसके अंदर सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाले प्रोसेसेस होते थे। न्यू टेक्नोलॉजी में हम नई नई टेक्निक्स का यूज करने लगे। सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी में हम करते क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को, उसके फिनोटाइप को चेंज करने का ट्राई करता है। हमें पता है हमारे पास दो ऑर्गेनिज्म है, एक के पास बहुत अच्छे वाले डिजायर्ड जीन्स हैं, मीन जिनकी क्वालिटीज जीन्स की बहुत अच्छी है, तो हमें क्या करना है, उस जीन को वहां से निकाल के किसी दूसरे इंडिविजुअल की बॉडी में ट्रांसफर करना है। पूरी की पूरी बायोटेक्नोलॉजी में जीन्स, डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, इन्हीं के ऊपर स्टोरी चलती रहती है पूरी बायोटेक में। ठीक है, अभी देखो सपोज करो मैंने बताया था आपको ये एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के पास मुझे पता है एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। अब मुझे ये जीन चाहिए। ठीक है, मुझे क्या करना है, बहुत सारे पेशेंट्स हैं, उन सब पेशेंट्स को ये जीन या फिर एज ए मेडिसिन प्रोवाइड कराना है। तो मेरे पास तो सिर्फ ये एक ही जीन है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस जीन को पहली चीज यहाँ से आइडेंटिफाई करना कि हाँ यही बेसिकली वो जीन है। इस जीन को इसकी बॉडी के अंदर से बाहर निकालना, मीन्स आइसोलेशन करना। अब आइसोलेशन मैं करूंगी, आइसोलेशन करने के बाद उस जीन के अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको वहां से सेलेक्ट करना, फिर जीन को एक वेक्टर का देना, बिकॉज एक व्हीकल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। व्हीकल की जरूरत है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जरूरत है, जो हम पूरे, क्योंकि पूरा का पूरा डीएनए तो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है ना, हमें तो डीएनए का सिर्फ एक छोटू सा पार्ट चाहिए, दैट्स योर जीन। तो उस जीन को उस डीएनए के पार्ट से कट कराने के लिए चाहिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमने बताया था बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, अब उन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की अपनी एक रेस्ट्रिक्शन साइट होती है कि उनको जब यही पर्टिकुलर साइट मिलेगी वहीं पे ये लगाएंगे आपका कट। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक वेक्टर का यूज करते हैं, मॉलिक्यूलर व्हीकल का यूज करते हैं। मॉलिक्यूलर व्हीकल मैंने आपको बताया था प्लाज्मिड या फिर आपका PBr322। जो PBr322 है वो एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है, ओराई साइट भी है उसके पास सेलेक्टेबल मार्कर भी है, क्लोनिंग साइट्स भी उसके पास प्रेजेंट है, सारी की सारी चीजें उसके अंदर प्रेजेंट थी। इसीलिए हमने उसको वहां पे एज ए व्हीकल यूज किया। एंड उसकी हेल्प से अब मुझे क्या कराना है, उसको किसी दूसरे इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना है। अभी ट्रांसफर करना इतना इजी तो नहीं होगा, क्योंकि एक नॉर्मल बॉडी है हमारे पास, उसके अंदर एक फॉरेन मटेरियल को हमें डालना है। अब वो फॉरेन मटेरियल को उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कैसे करेंगे, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे हमारा। और हमारा मतलब क्या है ना, हमने डीएनए को कट किया, डीएनए को कट करने के बाद कौन सा हमारा वो सेगमेंट है पर्टिकुलरली, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो फ्रेगमेंटेशन करता है आपके डीएनए का। अब उन फ्रेगमेंट्स में से आपको एक स्पेसिफिक फ्रेगमेंट चूज करना है कि हाँ ये मेरा वो फ्रेगमेंट है जिसको मुझे किसी दूसरे इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कराना है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन समझना बहुत ज्यादा इजी है, इसको समझना सबसे ज्यादा इजी है। अब देखो, बायोटेक में मैंने आपको टूल्स बता रही थी, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं लास्ट लेक्चर को। टूल्स में सबसे पहला टूल मैंने आपको बताया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, अभी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई थी वहां पे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे हुई। एक इकोलाई बैक्टीरिया था, उसके ऊपर बैक्टीरियोफेज आके क्या करते थे, उसको इन्फेक्ट करते थे। बैक्टीरिया क्या होते करते थे, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते थे उन बैक्टीरियोफेजिस से। क्यों प्रोटेक्ट कर पाते थे, क्योंकि उन बैक्टीरिया के अंदर ऐसे एंजाइम प्रेजेंट हैं जो क्या कर रहा है, बाहर से कोई फॉरेन डीएनए उनकी बॉडी के अंदर आ रहा है, उस फॉरेन डीएनए को फ्रेगमेंटेशन कर दे रहे हैं, तो इसकी वजह से उनके ऊपर कोई अफेक्ट नहीं हो रहा है। वहीं से साइंटिस्ट के माइंड में ये आया कि हाँ कुछ ना कुछ तो इसके पास प्रेजेंट होगा, वो मिला आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो कोई आपसे पूछे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ से मिले, आपके बैक्टीरिया से हमें ये मिले। इनके पास एक मॉडिफिकेशन कैपेबिलिटी होती है, उस मॉडिफिकेशन कैपेबिलिटी को क्या बोलते हैं, मिथाइलेशन। मिथाइलेशन मींस एडिशन ऑफ CH3 ग्रुप, एक CH3 ग्रुप को एडिशन कर देते हैं। एडिशन करने की वजह से क्या होता है, खुद के क्रोमोसोम को
खुद के जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करेंगे, किसी दूसरे के जेनेटिक मटेरियल को इन्फेक्ट करेंगे। ये सेकेंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बाद जो सेकेंड टूल्स थे वो हमारे नॉर्मल एंजाइम से मैंने आपको बताया, जैसे कि क्लीविंग एंजाइम। सबसे पहले हमें क्या करना है, सेल के अंदर से जेनेटिक मटेरियल निकालना है, तो सेल की वॉल को भी तो डाइजेस्ट कराना पड़ेगा, तभी तो हम न्यूक्लियस तक पहुंचेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको क्लीविंग एंजाइम्स बताए थे। एक आते हैं यहाँ पे पॉलीमरेज एंजाइम। हमें पॉलीमरेज एंजाइम की जरूरत भी पड़ती है, बिकॉज हम क्या करा रहे हैं, पहले हमने डीएनए को सबसे पहले जो सेल वॉल थी उसको कट कराया, फिर डीएनए को कट कराया। अब डीएनए को कट कराने, जो डीएनए का स्पेसिफिक जीन हमारे पास प्रेजेंट है, उस जीन का क्या कराना है, मल्टीप्लीकेशन कराना है। तो उस जीन का मल्टीप्लीकेशन कराने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिएगा, पॉलीमरेज हमें चाहिएगा। फोर्थ नंबर पे मैंने बताया था आपको लाइगेज चाहिएगा। लाइगेज क्या है, एक ग्लू है, जो आपने फ्रेगमेंट्स को कट करा है, उन फ्रेगमेंट्स को आपको एक वेक्टर के साथ ऐड कराना है, वेक्टर को और उन फ्रेगमेंट को आपस में ऐड कराना है। अब ये एडिशन कराने के लिए चाहिए आपको एक ग्लू, जो कि है आपका लाइगेज एंजाइम। आई थिंक यहाँ तक तो देखो आपको क्लियर हो रहा होगा अब तक तो सारी चीजें। फिर मैंने आपको बताया था कि जो आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टू टाइप्स के कट लगाते हैं, स्टिकी एंड बनाते हैं और एक बनाते हैं आपके ब्लंट एंड। दोनों में डिफरेंस बताया था, बट डिफरेंस की डेफिनेशन हमने नहीं लिखी थी, इसकी डेफिनेशन और लिख लो। स्टिकी एंड क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो आपके स्ट्रैंड ऑफ डीएनए को कट कर रहे हैं लिटिल अवे फ्रॉम द पैलिंड्रोमिक, सॉरी लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक साइट। अब ये क्वेश्चन आता है यहाँ पे, पैलिंड्रोमिक साइट क्या होता है, बिकॉज पहले हमें पता होना चाहिए पैलिंड्रोमिक साइट क्या होता है, एंड तभी हम बता पाएंगे आपके स्टिकी एंड्स कट कैसे कर रहे हैं। पैलिंड्रोमिक साइट, अभी पैलिंड्रोमिक साइट जैसे कि मलयालम, देखना स्पेलिंग से लिखे। अभी मलयालम को आप लेफ्ट टू राइट रीड करो या फिर राइट टू लेफ्ट रीड करो, दोनों साइड से इक्वल है ना। लेफ्ट से राइट जब आप इसको रीड कर रहे हो, राइट से लेफ्ट जब आप रीड कर रहे हो, ऐसी साइड्स को हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक साइट। ठीक है, अब स्टिकी एंड क्या करेगा, इस पैलिंड्रोमिक साइट को कट करेगा जस्ट लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर। एग्जैक्ट यही लाइन पे क्वेश्चन आता है कि वो पैलिंड्रोमिक साइट को कहां से कट करता है, जो एंजाइम स्टिकी एंड बनाता है, तो जस्ट लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर। ये हो गया आपके स्टिकी एंड। इसके एग्जाम्पल लिखो, इको R1, हिंड थर्ड, बाम H1, साल 1। हमेशा याद रखना जो फर्स्ट वर्ड होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, उसके बाद जो बाद के सेकंड और थर्ड होंगे वो स्मॉल में होंगे, फोर्थ फिर से आपका कैपिटल में होगा। फर्स्ट आपको जीनस बताता है, सेकंड टू आपको क्या बताते हैं, इसकी स्पीसीज बताते हैं, ये आपको बताता है स्ट्रेनिंग कौन सा है, एंड लास्ट में जो रोमन नंबर लिखा रहता है ये आपको बताता है क्या, इसका ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया स्टिकी एंड। ठीक है, अब आते हैं देखो ब्लंट एंड पे। ब्लंट एंड का मतलब क्या है, ब्लंट एंड में जो एंजाइम आपको कट कर रहे हैं डीएनए को जस्ट एट एग्जैक्टली द सेम न्यूक्लियोटाइड पोजीशन। देखो जैसे कि सपोज मैंने आपको कल भी ये समझाया था, सी सी जी जी जी, ये आपकी एक सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस ये आ गई, जी 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 सी सी सी, बिल्कुल ऐसे कट कर रहा है सेंटर से आपके डीएनए को एग्जैक्टली सेम न्यूक्लियोटाइड पोजीशन पे, बिल्कुल रिकॉग्नाइजेशन जो सीक्वेंस है उसको बिल्कुल सेंटर से अगर कट कर रहा है, ये तो अवे फ्रॉम सेंटर है और ये आपका जस्ट इन द सेंटर, इसको बोलेंगे हम आपका ब्लंट एंड। ब्लंट एंड कौन कौन से एंजाइम्स बनाते हैं आपके, समा 1, ई को R5 और आपका की 3rd,
याद ये रखना है आपको, सिर्फ ई को R1, हिंट थर्ड, और इसी में हिंट सेकंड भी आ जाता है, जो कि मैंने आपको कल बताया था कि हिंट सेकंड आपका पहला फाउंडेड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, पहला फाउंडेड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये आपका, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, इतना हमारा डन हो गया है, अब हम चलते हैं आगे। एंजाइम्स मैंने आपको, तो मतलब हमारा टूलिंग वाला पार्ट ऑलमोस्ट डन है, टूल्स हम समझ चुके हैं कि हम अगर हम लैब में कोई भी बायोटेक का प्रोसीजर करने जाएंगे तो ये सारे टूल्स, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें हमारे पास होनी चाहिए कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, वो कट कैसे लगाते हैं, किस सीक्वेंस पे कट करते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स की हमें जरूरत पड़ेगी, ये इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास है तो हम बायोटेक को बहुत इजीली करा सकते हैं उसका प्रोसीजर। चलो, अभी टूल्स हमारे पास आ गए, अब आता है कि हम प्रोसेसिंग कैसे करेंगे। लैब में कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर हम कर रहे हैं तो पहली चीज क्या करता है, जितने भी हमें उस एक्सपेरिमेंट के टाइम पे टूल्स चाहिए उन टूल्स को कलेक्ट कर लेता है। तो अब हमने सारे टूल्स कलेक्ट कर लिए हैं, उनके बारे में स्टडी कर लिया कि हाँ ये टूल्स ये काम करता है। अब प्रोसेसिंग कैसे करेंगे, मेन चीज तो वही है ना कि अब हम ये जो हमने प्रोसीजर पढ़ा कि पहले आइसोलेट करेंगे फिर ऐसे ऐसे करेंगे, वो सारी चीजें हम करेंगे कैसे, वो देखो उसके अंदर कौन कौन से प्रोसेसिंग आएगा। पहली चीज, प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ मेजर स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होगा आपका आइसोलेशन ऑफ डीएनए, बिकॉज हमें जो जीन चाहिए वो पहले तो डीएनए को हमें क्या करना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, सपोज करो मेरे पास ये एक ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म के डीएनए के अंदर मुझे पता है कि बहुत ज्यादा डिजायर्ड जीन प्रेजेंट है, ठीक है, जो बहुत यूजफुल है फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमंस। तो मैंने क्या किया, इसके डीएनए को सबसे पहले कर लिया आइसोलेट, फिर उस डीएनए का करा दिया फ्रेगमेंटेशन, उसके डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करा दिया। अब उन फ्रेगमेंट्स के अंदर से, बिकॉज मेरे पास तो बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हैं, जैसे कि एग्जाम्पल ले लो ऐसे, ये पूरा का पूरा डीएनए जो मैंने इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर से यहां से इन्फेक्ट कर लिया, अब मैंने इसके अंदर डाल दिया आपके आरई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसने क्या किया, इसके ऐसे फ्रेगमेंट्स बना दिए छोटे छोटे, ये बन गए मेरे पास फ्रेगमेंट। अब मुझे क्या करना है, इन फ्रेगमेंट्स के अंदर से अपना डिजायर्ड फ्रेगमेंट चूज करना है। अब वो टेक्निक बताओ कैसे करेंगे। ये मेरे पास इतने सारे फ्रेगमेंट्स है, इन सभी फ्रेगमेंट्स में से क्या करना है, मुझे आइसोलेशन करना है आपने डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट का। वो फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे लाइगेशन, मींस जो हमने चूज कर लिया इसके अंदर से उसको वेक्टर के साथ ऐड कराएंगे, और वेक्टर के साथ ऐड करा के उसको होस्ट बॉडी के अंदर ट्रांसफर करेंगे, फिर होस्ट सेल्स उसको कल्चरिंग करेगा, एक लार्ज स्केल पे हम बनाएंगे, फिर हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट वहां पे बनेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेसिंग हमें पढ़नी है। पहला स्टेप तो क्लियर है आपका, देखो आइसोलेशन ऑफ डीएनए। चलो एक एक स्टेप करके पढ़ते हैं हम आपका, बिल्कुल आराम से समझना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है इस चैप्टर की। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का मुझे क्या कराना है, आइसोलेशन कराना है। ये है मेरे पास एक सेल, इसका ये डीएनए। अभी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बता दिया था कि अगर ये मेरी सेल है बैक्टीरिया, ये अगर ये जो सेल है ये बैक्टीरियल सेल है, तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले काम क्या है, ये जो सेल वॉल का बैरियर है, इस सेल वॉल के बैरियर को मुझे हटाना है ना। तो अगर मेरे पास ये बैक्टीरियल सेल है तो मैं क्या यूज करूंगी, आपका लाइजोजाइम। लाइजोजाइम किसके लिए, बैक्टीरियल सेल के लिए। ये लास्ट लेक्चर में आप लिख चुके हैं, ठीक है। अगर ये मेरे पास है प्लांट सेल, तो प्लांट सेल के लिए मैं यूज करूंगी यहाँ पे सेलुलेज, प्लांट सेल के लिए। अगर ये मेरे पास है यहाँ पे फंजाई, तो फंजाई के लिए मैं यूज करूंगी काइटिनेज। तो मैंने ले लिया कि ये है मेरा बैक्टीरियल सेल, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक बैक्टीरिया लिया,
मतलब मुझे क्या किया, टीचर ने एक बैक्टीरियल सेल दे दिया और मुझे ये बोला है कि इस बैक्टीरियल सेल का आपको क्या करना है, इस बैक्टीरियल सेल का डीएनए को आपको आइसोलेट करना है। ठीक है, तो ये फिर मैंने सबसे पहले क्या किया, एक फ्लास्क लिया अपने पास। ये देखो, लैब में ऐसे आपके फ्लास्क प्रेजेंट होते हैं। मैंने क्या किया, इस बैक्टीरिया को माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे तो हमें इतनी बड़ी स्ट्रक्चर दिख रही है लेकिन रियल में तो बहुत छोटू सा होता है। तो सपोज मैंने ये डाल दिया इसके अंदर अपना बैक्टीरिया, जो मुझे टीचर ने बैक्टीरिया दिया। फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया लाइजोजाइम। लाइजोजाइम ने क्या करा, अब इसकी जो बाहर की सेल वॉल थी इसको कर दिया डाइजेस्ट। अब सिर्फ मेरे फ्लास्क के अंदर क्या बच गया है आपका, अभी मेरे फ्लास्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ बच गया है डीएनए। अब इस सेल के अंदर डीएनए के साथ साथ और भी तो चीजें होती है ना, जैसे कि उसका प्रोटीन, उसके पास आरएनए होता है, और उसके पास क्या क्या मटेरियल हो सकता है, उसके पास लिपिड्स हो सकते हैं। तो इन सब को भी मुझे क्या कराना है, यहाँ से फिनिश कराना है। तो अगर इसके पास आरएनए है तो मैंने डाल दिया आरएनएज, प्रोटीन है तो प्रोटीएज, ये वाले पार्ट्स भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए, बिकॉज जो भी इसके अंदर होगा आरएनए प्रोटीन वो सब भी डाइजेस्ट हो जाए। बेसिकली मुझे सिर्फ इस फ्लास्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ डीएनए ही चाहिए। डन यहाँ तक। अभी डीएनए मुझे चाहिए तो ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस फ्लास्क को मैंने लिया, इस डीएनए के फ्रेगमेंट्स कराने हैं। मींस मैंने क्या करा, चलो डीएनए तो आइसोलेट हो चुका ना अब हमारा, अब डीएनए आइसोलेट होने के बाद सेकेंड स्टेप आएगा मेरा, क्या, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। इसको लिख लो, ये है आपका यहाँ पे डीएनए। अब इस डीएनए का मुझे कराना है फ्रेगमेंटेशन। तो अब फ्रेगमेंटेशन के लिए मैं क्या करूंगी, कौन से एंजाइम्स यूज करूंगी, अब मैंने यहाँ पे डाल दिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेंगे, आपके इस डीएनए का कर देंगे फ्रेगमेंटेशन। ये देखो, ये हो गए यहाँ पे हमारे पास छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स। अब मेरे पास बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हैं, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि इन फ्रेगमेंट्स में से मेरा डिजायर्ड फ्रेगमेंट कौन सा है। उस डिजायर्ड फ्रेगमेंट को पता करने के लिए टेक्निक यूज करेंगे हम, इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या टेक्निक यूज करेंगे हम, इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करेंगे। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी, इसके अंदर डाल दूंगी चिल्ड इथेनॉल। मैंने क्या किया, जो मेरे हाथ में फ्लास्क था उसके अंदर डीएनए फ्रेगमेंट्स है छोटे छोटे, उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया चिल्ड इथेनॉल। अब ये चिल्ड इथेनॉल क्या काम करेगा, ये चिल्ड इथेनॉल आपके जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स है छोटे छोटे, इन फ्रेगमेंट्स का करा देगा प्रेसिपिटेशन। स्पेलिंग गलत हो गई, स्पेलिंग सही लिखता है। इसने करा दिया इनका प्रेसिपिटेशन। अभी मेरे पास हो चुके हैं प्रेसिपिटेट डीएनए है अब मेरे पास। अब मैंने क्या किया, इन प्रेसिपिटेट डीएनए को लेके गई इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन के पास। ये देखो, ये यहाँ पे थे मेरे पास ऐसे नीचे फ्रेगमेंट्स थे इसके अंदर प्रेजेंट, ऊपर से मैंने ये ऐड किया आपका चिल्ड इथेनॉल। चिल्ड इथेनॉल डालते ही आपके ये सब क्या हो गए, एकदम प्रेसिपिटेट्स हो गए सारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स। ये जो यहाँ पे फ्रेगमेंट्स है, फिर मैं क्या करूंगी, कोई भी हुक लाइक स्ट्रक्चर वगैरह लेके इन सारे फ्रेगमेंट्स को यहाँ से बाहर निकाल लूंगी। एंड इसी मेथड को हम बोलते हैं स्पूलिंग। इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, स्पूलिंग। ये जो कंटेनर है, पहले डीएनए थे आपको लिक्विड फॉर्म में थे, अब मैं उन लिक्विड फॉर्म से कैसे इनको आइसोलेट करूंगी, तो मैंने चिल्ड इथेनॉल डाला, उनको प्रेसिपिटेट करा दिया, और प्रेसिपिटेट करा के स्पूलिंग मेथड के थ्रू उनको बाहर निकाल दिया। तो अब मेरे पास है डीएनए के प्रेसिपिटेटेड फ्रेगमेंट्स। अब उन प्रेसिपिटेटेड फ्रेगमेंट्स को मुझे कराना है इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन के ऊपर लेके जाना है। क्योंकि सपोज करो ये मेरा फ्लास्क फ्लास्क था, हाँ देखते हैं इसको, ये देखो, ये है मेरा यहाँ पे फ्लास्क।
जिसके अंदर है मेरे चिल्ड, मतलब प्रेसिपिटेटेड हो चुके हैं जो फ्रेगमेंट्स। अब बहुत सारे फ्रेगमेंट्स है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रखा है ये। मुझे क्या करना है, इनमें से मुझे पता लगा, सपोज ये वाला जो फ्रेगमेंट है मेरा, ये वाला फ्रेगमेंट है मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन मैं मुझे पता कैसे चलेगा कि यही वाला है, इसके साथ ये भी मिक्सअप है, ये भी मिक्सअप है, सारे के सारे एक जगह मिक्सअप है। ये तो ऐसे कि ना आपने बहुत जगह क्या लिया, शुगर लिया, शुगर का सिर्फ एक जो पार्टिकल है, शुगर का एक क्रिस्टल आपको चाहिए, एंड वही पर्टिकुलर चाहिए आपको, और बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल्स है, शुगर के क्रिस्टल है आपके पास, उनमें से आप अपने वाला कैसे चूज करोगे, यही वाला टेक्निक। तो अब सेम चीज यहाँ पे है, जैसे वहां पे कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा है, सेम चीज यहाँ पे सोच के देखो कैसे आइसोलेट करोगे। तो आइसोलेट करने के लिए मशीन यूज की जाती है इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या करता है। इस इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर ऐसे देखना, अभी उस डायग्राम को मत देखो, मैं यहाँ पे जो डायग्राम बना रही हूँ उसको देखो। ऐसे ना ये वेल बने रहते हैं, वेल होते हैं ना कुएं, ये बने रहते हैं। तो मैंने क्या किया, इन सबको डाल दिया इसके अंदर, इन वेल्स के अंदर। डीएनए के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। डीएनए के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। अब ये जो मेरी मशीन है, इस मशीन में एक जगह है नेगेटिव चार्ज, एक जगह है पॉजिटिव चार्ज, एक जगह है नेगेटिव चार्ज, एक जगह है आपका पॉजिटिव चार्ज। अब मैंने ऊपर से यहाँ पे डाला आपके डीएनए फ्रेगमेंट, तो अट्रैक्शन किस किस के बीच में होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव एंड के। देखो यहाँ से ऊपर से डाल रहे हैं हम आपके सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, और इस इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन के ऊपर एक जेल लगी हुई होती है पूरी की पूरी, उस जेल को हम बोलते हैं एगेरोस जेल। एगोरेज एगरोज जेल, जो कि आपकी सीवीड से आइसोलेट की जाती है, सीवीड से एक्सट्रैक्ट की जाती है। ये याद रखनी है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में याद करते हैं हम आपका एगरोस जेल का हम यूज करते हैं। देखो टर्म से समझो, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी के बेस्ड पे फोरेसिस कराना, मूवमेंट कराना आपकी डीएनए की फ्रेगमेंट्स का। तो जैसे मैंने ऊपर से यहां से डाला ये, तो आपका यहाँ पे भी डीएनए में भी नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज, बिकॉज ऊपर की साइड लगी रहती है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नीचे की साइड लगी होती है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो आपके डीएनए फ्रेगमेंट ऊपर से निकल के नीचे आना शुरू हो जाएंगे, मूव करेंगे नहीं करेंगे ऊपर से नीचे की साइड। अब कुछ डीएनए फ्रेगमेंट्स तो होते हैं हैवी, कुछ डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं लाइट वेट। अब मुझे ये बताओ, जो नीचे की साइड मींस फास्टर मूवमेंट किसका होगा, लाइट फ्रेगमेंट्स का होगा या हैवी फ्रेगमेंट्स का होगा। जो फ्रेगमेंट्स हाई मॉलिक्यूलर वेट है उनका मूवमेंट ज्यादा होगा, या फिर जिनका लो मॉलिक्यूलर वेट है उनका मूवमेंट होगा। जो लाइट वेट है, जिनका वेट कम है, वो फास्ट मूवमेंट करेंगे, तो वो तो आपके सबसे नीचे मिलेंगे, है ना। और जो हैवी वाले होंगे वो ऊपर मिलेंगे। देखो ऐसे ऐसे पता लगाते हैं, हैवी वाले ऊपर होते हैं एंड स्मॉल साइज वाले नीचे। तो मींस हम यहाँ पे फ्रेगमेंट्स को किस बेसिस पे डिस्टिंग्विश करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए की फ्रेगमेंट्स मूव करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के बेसिस पे मूव नहीं करती है, दे मूव ऑन द बेसिस ऑफ साइज। जो लाइट फ्रेगमेंट्स होंगी वो फास्टर मूव करेंगी, जल्दी से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की साइड आ जाएंगी, एंड जो हाई मॉलिक्यूलर वेट होंगी वो लेट आएंगी आपकी। ठीक है, समझ आ रहा है ना, कहीं भी डाउट होगा ना बता देना। चलो, एगरोस जेल के ऊपर, ये एगरोस जेल के ऊपर मेरी फ्रेगमेंट्स मूव कर चुकी हैं। अब मूव मेरी फ्रेगमेंट्स कर चुकी हैं, यहाँ पे हम बोल देंगे कि ये आपकी लार्जर फ्रेगमेंट्स और ये आपकी स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। अब मैं क्या करूंगी, इसके ऊपर डाल दूंगी क्या, एक इथेरियम ब्रोमाइड केमिकल, इथेरियम ब्रोमाइड। बिकॉज अब मुझे क्या करना है, अपना जो वो डिजायर्ड जीन है, वो फ्रेगमेंट है जो मेरा खो गया है इतने सारे फ्रेगमेंट्स के बीच में, उसको सेलेक्ट करना है। तो उसको सेलेक्ट करने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे डाला इथीडियम ब्रोमाइड, जिसका कलर होता है वायलेट।
इसके ऊपर इथेरियम ब्रोमाइड मैंने डाल दिया। फिर मैंने क्या करा, इसके ऊपर डाला ऊपर से यूवी रेज, ऐसे मैंने यहाँ पे डाली यूवी रेज। अब जैसे ही मैं यूवी रेज डालूंगी, ये जो सारी की सारी फ्रेगमेंट्स है, बिकॉज नेकेड आई से नहीं दिख सकते आपके डीएनए, कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा ताकि हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को देख पाए। तो उसी को देखने के लिए हम यूज कर रहे हैं इथेरियम ब्रोमाइड, ताकि वो सारी की सारी फ्रेगमेंट्स वायलेट कलर में हो जाती है। फिर हम यूवी रेज डालते हैं उसके ऊपर, यूवी रेज पे जहां पे डीएनए है आपके, वहां पे आपका चमकने लग जाता है ऑरेंज बैंड के जैसे, ऑरेंज रेड बैंड आपको यहाँ पे दिखने लग जाता है, ऑरेंज रेड बैंड्स। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है कि हम कौन सा केमिकल यूज करते हैं, इथेरियम ब्रोमाइड, जेल कौन सी होती है, एगेरोस जेल। आप यूवी रेज डालते तो तब कैसा कलर दिखता है आपका, ऑरेंज रेड कलर आपको यहाँ पे दिखता है। अब हम फिर यहाँ पे कुछ प्रोब्स का यूज करते हैं। सपोज करो, देखो मैं एक बार इसको रफ कर देती हूँ, फिर से समझना ये वाली चीज अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें पता तो चल गया स्मॉलर फ्रेगमेंट्स लार्ज फ्रेगमेंट, अब हम पता कैसे करेंगे हमारी फ्रेगमेंट का। तो यहाँ पे क्या टेक्निक लगाते हैं ये पहले से कुछ, और टेक्निक लगा के ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि सपोज जो मेरा वो डी, ये वाला जो जीन था, ये वाला, इसका मॉलिक्यूलर वेट था 300 बेस पेयर। तो सपोज करो यहाँ पे हमने डाला, यहाँ पे है आपके 1000 बेस पेयर वाले आएंगे, यहाँ तक मूव कर जाते हैं आपके 700 बेस पेयर वाले मूव कर जाते हैं, यहाँ तक मूव कर जाते हैं आपके 600, यहाँ पे मूव कर जाते हैं 500, 400 और 300। तो जो बेस पेयर इस लाइन में होगा, जो डीएनए का फ्रेगमेंट इस वाली लाइन में होगा, इट मीन्स वही होगा आपका क्या, जो फ्रेगमेंट आपको चाहिए। ऐसे यहाँ पे ये डायमेंशंस बनी रहती है कि अगर यहाँ पे कोई फ्रेगमेंट है इट मीन्स उसका साइज ये होगा, यहाँ पे कोई फ्रेगमेंट है उसका साइज ये होगा। तो अगर हमें देख लेते हैं हम पहले चेक करके कि हमारे का कितना साइज है जो हमें फाइंड आउट करना है, अगर वो यहाँ तक मूव कर रहा है इट मीन्स हमारा ये है, क्योंकि हमें 300 वाला चाहिए था, 300 वाला यहाँ पे हमें मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से निकाल लेंगे बाहर, तो मीन्स हमें हमारा डीएनए फ्रेगमेंट मिल चुका है। बताओ, डीएनए फ्रेगमेंट मिल चुका। अब मेन चीज ये आती है, इस डीएनए फ्रेगमेंट का हमें कराना पड़ेगा एम्प्लीफिकेशन। डीएनए फ्रेगमेंट मिल चुका लेकिन वो बहुत ज्यादा छोटा है डीएनए फ्रेगमेंट, उस डीएनए फ्रेगमेंट का एम्प्लीफिकेशन कराना है। बिकॉज हमें क्या करना है, ये हमें डीएनए फ्रेगमेंट मिल गया, अभी इस डीएनए फ्रेगमेंट को ये जो हमारा प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड के साथ भी तो ऐड कराना है। वो जो मैं पहले टेक्निक पढ़ा चुकी हूँ कि यहाँ पे एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन, उससे पहले वाली प्रोसीजर चल रही है ये। अभी इसमें ऐड करेंगे हम लाइगेज डालेंगे, पहले तो कट कराएंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से प्लाज्मिड को, फिर इसको यहाँ पे लाइगेज की हेल्प से चिपकाएंगे, तभी तो जाके होस्ट बॉडी के अंदर ये ट्रांसफर होगा। तो अभी तो मेन चीज ये है कि ये फ्रेगमेंट बहुत ज्यादा छोटा है, इस फ्रेगमेंट को मुझे कराना है एम्प्लीफिकेशन। जो मैंने आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ाई थी ना, वहां पे बोला था कि अगर आपका डीएनए एक नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता, बहुत बैड कंडीशन में है, आप उसके ऊपर स्टडी नहीं कर पा रहे हो, तो वहां पे आप पीसीआर लगाते हो, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बताया था ना, एम्प्लीफिकेशन मीन्स आपका जो डीएनए फ्रेगमेंट बहुत छोटा सा है उसको थोड़ा सा एम्प्लीफाई कर देते हैं, ताकि उसके बेस पेयर्स की स्टडी इजी हो जाए, हमें जो उसके अंदर फाइंड आउट करना है हम वो इजीली कर पाए। समझ आ रहा है ये बताओ, कहीं पे भी ये लग रहा है थोड़ा स्पीड ज्यादा हो रही है या फिर समझ में नहीं आ रहा है, कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? चलो, अभी देखो ये है आपका पीसीआर, मींस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये जो पीसीआर टेक्निक है आपकी, ये किसके थ्रू दी गई थी, कैरी म्यूलिस साइंटिस्ट के थ्रू ये आपकी दी गई थी इन 1983। ये इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी ने नहीं दिया हुआ है लेकिन पूछा जाता है। एंड इसी काम के लिए ना इनको 1983 में तो इन्होंने इसको डिस्कवर किया, फिर इसी के 10 साल बाद ना इनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था, पीसीआर के लिए नोबेल प्राइज भी इनको मिल गया। पीसीआर होता क्या है, सिंपल लैंग्वेज में लिख लो, एनसीईआरटी बाद में पढ़ेंगे।
PCR is a method for amplifying a specific region of DNA molecule without the requirement for time consuming cloning procedure। अभी देखो, ये डेफिनेशन आपको दो चीज एक्सप्लेन कर रही है। पीसीआर मेथड एक ऐसा मेथड है जो बहुत फास्ट हो जाता है। नहीं तो मैंने आपको एक मेथड पढ़ाया था कल वाले लेक्चर में, जीन क्लोनिंग। हम वो जीन क्लोनिंग भी तो करा सकते हैं ना। आप ये क्वेश्चन भी तो पूछ सकते हो ना कि मैम पीसीआर की जरूरत क्यों पड़ी हमें। अभी आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था जीन क्लोनिंग, कि वो जीन है उसको प्लाज्मिड के साथ अटैच कराओ, और अटैच करा के जैसे जैसे आपको होस्ट बॉडी मल्टीप्लाई करेगा, हमारा जीन भी मल्टीप्लाई करेगा, हम वहां से जीन क्लोनिंग करा सकते हैं। पीसीआर, क्योंकि वो जो क्लोनिंग वाला प्रोसीजर है बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए उसको ना यूज करा के हम कराते हैं आपका पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सिर्फ क्या कराते हैं, एम्प्लीफिकेशन करा देते हैं एक स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए को। डीएनए का जो स्पेसिफिक रीजन है उसको एम्पलीफाई हम करा देते हैं। अब देखो एनसीईआरटी क्या लिखती है। इन दिस रिएक्शन मल्टीपल कॉपीज ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज सिंथेसाइज इन वाइट्रो। इन वाइट्रो का मतलब होता है लैब में। हम क्या करते हैं, पीसीआर की हेल्प से मल्टीपल कॉपीज बना लेते हैं अपने जीन की लैब के अंदर। सिर्फ किसकी मेथड से, कुछ प्राइमर्स का यूज करते हैं। प्राइमर्स क्या होता है, प्राइमर्स जो स्टार्टिंग करा देते हैं आपके, जो छोटा सा डीएनए का फ्रेगमेंट है, उस डीएनए फ्रेगमेंट के अंदर पॉलीमराइजेशन हो, उसका स्टार्टिंग करा देते हैं। तो हमें दो सेट्स ऑफ प्राइमर चाहिए। क्यों चाहिए दो सेट्स ऑफ प्राइमर, डीएनए क्या है, डबल स्ट्रैंडेड है। एक स्ट्रैंड के लिए एक प्राइमर, दूसरे स्ट्रैंड के लिए दूसरा प्राइमर। तो ये क्या है, स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड that are complementary to the region of DNA। this is very important। अभी इसको समझने के लिए एक बार यहां पे आ जाओ। सपोज करो GAAC, ये मेरा है क्या, फ्रेगमेंट डीएनए का। अब मुझे इसके लिए प्राइमर यूज करना है, तो मैं इसके लिए प्राइमर क्या यूज करूंगी, CTTG। कॉम्प्लीमेंट्री होगा तभी तो इसके बीच में बॉन्डिंग बनेगी। A डबल बॉन्ड T, C ट्रिपल बॉन्ड G, पता है ना। A डबल बॉन्ड T होता है, C ट्रिपल बॉन्ड G होता है। एडेनिन थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं, साइटोसिन ग्वानिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो प्राइमर हमेशा आपके डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। चलो इतना तो क्लियर कि आपके दो सेट्स ऑफ प्राइमर यहाँ पे हम यूज करेंगे। अब उसके बाद क्या यूज करेंगे आपका, ये देखो एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या कराएगा, आपका पॉलीमराइजेशन कराएगा। तो एंजाइम क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा प्राइमर को यूजिंग न्यूक्लियोटाइड जो रिएक्शन के अंदर है आपके, मतलब वो डीएनए का फ्रेगमेंट। एंड जीनोमिक डीएनए को आपका एक टेम्पलेट की तरह वर्क करेगा। प्राइमर ऐड करा दिए, वो प्राइमर वहां पे क्या कराएंगे, डीएनए, नए डीएनए का फॉर्मेशन कराएंगे। इफ द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मैनी टाइम, अगर जो रेप्लिकेशन, बिकॉज आप पढ़ चुके हैं पहले रेप्लिकेशन हम कैसे कराते हैं, पहले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड करते हैं, फिर सिंगल स्ट्रैंडेड करने के बाद उसमें छोटे छोटे प्राइमर्स ऐड कराते हैं। वो प्राइमर क्या करते हैं, हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में रेप्लिकेशन प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। जैसे वहां पे पढ़ा था ना, रेप्लिकेशन में एक क्या होता है, लीडिंग स्ट्रैंड होता है, एक लैगिंग स्ट्रैंड होता है, उसी टाइप से। So the segment of DNA can be amplified approximately billion time। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीआर में हम एक जीन सेगमेंट से मिलियंस ऑफ सेगमेंट्स कॉपीज बना सकते हैं उसकी, बिलियंस ना कि मिलियन, बिलियन कॉपीज बना सकते हैं सिर्फ एक बार पीसीआर करने के बाद, क्योंकि मैनी टाइम्स रिपीट होता है प्रोसीजर। सच रिपीटेड एम्प्लीफिकेशन इज अचीव्ड
बाय द यूज ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, बिकॉज जो हम यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज यूज करते हैं वो थर्मोस्टेबल होता है। थर्मोस्टेबल मीन्स उसको कितना भी हाई टेम्परेचर दे देना वो स्टेबल ही रहेगा। और इस डीएनए पॉलीमरेज को कहाँ से आइसोलेट किया है? आपके थर्मस एक्वेंटिकस से। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट। एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चन तो ना सिर्फ पीसीआर से बन जाते हैं आपके। लिख लो इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। ये पूछ लेंगे जो आपका थर्मोस्टेबल है ये कहाँ से आइसोलेट किया गया है? थर्मस एक्वेंटिकस से। विच रिमेन एक्टिव, चाहे कितना भी हाई टेम्परेचर दे देना वो एक्टिव ही रहेगा, उसका डीनेचुरेशन नहीं होने वाला है। एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट इफ डिजायर्ड कैन नाउ बी यूज टू लाइगेट, जो हमारा फ्रेगमेंट एम्प्लीफाई हो चुका है उस फ्रेगमेंट को अब हम क्या कर सकते हैं? वेक्टर के साथ लाइगेज करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम। ठीक है, अब इसका डायग्राम देखते हैं। ये देखो, ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी ने एक छोटी सी गड़बड़ की हुई है बस। एनसीईआरटी ने इसके टेम्परेचर्स मेंशन नहीं किए हुए जो कि नीट में पूछे जाते हैं। तो आप इसके टेम्परेचर लिख लो। अगर आपका डीनेचुरेशन हो रहा है, सबसे पहले ये डीएनए है आपका, इस डीएनए के दोनों जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए उसको सिंगल स्ट्रैंडेड बनाया, दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग किया। मींस स्ट्रैंड को अलग कैसे करेंगे? ये डीएनए है, डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक किया हमने, डीनेचुरेशन। अब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना है हमें तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी? तो हम इसलिए सबसे हाई टेम्परेचर डीनेचुरेशन में रिक्वायर्ड होता है 94 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने ऐड करा दी यहाँ पे प्राइमर्स। प्राइमर्स क्या होते हैं? जो यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट कराएंगे। इसके लिए टेम्परेचर चाहिए होता है सिर्फ 54 डिग्री सेल्सियस। पहला स्टेप डीनेचुरेशन, सेकेंड स्टेप एनिलिंग। फिर उसके बाद ऐड कराया मैंने टेक पॉलीमरेज, जिसको कहाँ से आइसोलेट किया है? थर्मस एक्वेंटिकस से। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद ये क्या करेगा? डीएनए पॉलीमरेज इसका पॉलीमराइजेशन कराएगा प्राइमर का, ये ऐसे ये पॉलीमराइजेशन चलता रहेगा। एंड इसके लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी 72 डिग्री सेल्सियस, और ये एटलीस्ट 30 साइकिल्स कंप्लीट करके बना लेता है 1 बिलियन टाइम्स ऑफ 1 बिलियन कॉपीज बना लेते हैं आपके फ्रेगमेंट की। हो गया डन आपका। सिर्फ डीनेचुरेशन में हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज वहां पे क्या कराना पड़ता है? आपके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को हमें बनाना है सिंगल स्ट्रैंडेड। एनीलिंग प्रोसीजर्स में सबसे कम टेम्परेचर, इसलिए हम इस प्रोसीजर को कूलिंग भी बोलते हैं। डीएनए की कूलिंग हम कराते हैं बिकॉज 2 प्राइमर हमें अटैच करने होते हैं, एंड प्राइमर हमेशा अटैच होता है थर्ड एंड पे। देखो इधर भी थर्ड एंड की साइड हो रहा है, इधर भी थर्ड एंड की साइड हो रहा है, दोनों थर्ड एंड की साइड होता है। फिर इसके बाद हम टेक पॉलीमरेज ऐड कराते हैं, एक्सटेंशन कराते हैं एट 72 डिग्री सेल्सियस। पीसीआर एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, खुद से चलता रहता है, क्योंकि जो टेक पॉलीमरेज एंजाइम हम यूज करें वो हीट रेजिस्टेंट होता है, उसके अंदर से कोई हीट नहीं निकलती है, और ये हाई टेम्परेचर पे भी वर्क कर जाता है। इसलिए ये है आपका एक ऑटोमेटिक प्रोसीजर। बताओ आ गया समझ में पूरा का पूरा? चलो थैंक गॉड समझ में आया। अब हम चलते हैं आगे। अब देखो ये होती है आपकी पीसीआर की मशीन। पीसीआर मशीन के अंदर आपके यहाँ पे ऐसे ऐसे टेस्ट ट्यूब्स टाइप से स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनके अंदर भर देते हैं हम आपका डीएनए का फ्रेगमेंट। ये रहा आपका टारगेट डीएनए। फिर इसके अंदर ऐसे प्राइमर से रहे, ये आपके न्यूक्लियोटाइड, ये डीएनए पॉलीमरेज एक बफर सॉल्यूशन लेता है, और एक लेता है आपका MgCl2 जो एंजाइम्स के लिए एसेंशियल होता है। टारगेट डीएनए, प्राइमर, न्यूक्लियोटाइड, इन सारी चीजों को यूज करता है, इस मशीन में ऐड कर देता है, यहाँ से टेम्परेचर सेट करते रहते हैं। पहले कितना टेम्परेचर सेट करेंगे आपका 94, फिर ये टेम्परेचर हो जाएगा 54, फिर 72, ऐसे साइकिल चलती रहती है। पहले 94, फिर 54, फिर 72।
एक्सटेंशन हुआ, फिर से डीनेचुरेशन होने लग जाएगा उसी का, फिर डीनेचुरेशन होगा, पहले 1 से 2 कॉपीज, फिर 2 से 4, 4 से 8, ऐसे बहुत सारी कॉपीज बन बन के बिलियंस तक पहुंच जाती है। पीसीआर डन आपका। अब नेक्स्ट प्रोसीजर देखो क्या आता है। अब हमारा जो डीएनए फ्रेगमेंट था, उस डीएनए फ्रेगमेंट को ऐड कराना है वेक्टर के साथ। जो डीएनए फ्रेगमेंट एम्पलीफाई हो चुका है, उस एम्पलीफाइड डीएनए को वेक्टर के साथ ऐड कराना है। वेक्टर कोई भी ले लो, सिर्फ अभी प्रोसीजर समझ रहे हैं। चलो वेक्टर मैंने ले लिया, वही आपका पीबीआर 322, ठीक है। उसके साथ लाइगेशन कराना, तो लाइगेशन कराने के लिए सिर्फ कुछ नहीं करना पड़ता, लाइगेज एंजाइम डाल दो, वो अपना काम सारा खुद कर लेगा। लाइगेज एंजाइम डालो, डीएनए और वेक्टर आपस में हो जाएंगे अटैच। अब मेन चीज ये आती है, चलो हमारा बन गया। अब कल मैंने एक लेक्चर में आपको समझाया था, इसको क्या बोलते हैं हम, आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है जिसके साथ कंबाइन हो चुका है आपका वेक्टर और डीएनए, जब कंबाइन हो जाता है उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। अब यहाँ तक तो काम समझ चुके हैं हम कि हाँ यहाँ तक कैसे हो जाता है। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना है, वो फिर से चैलेंजिंग प्रोसीजर आ गया हमारे लिए। कैसे ट्रांसफर करेंगे हम इसको, इसी मेथड को बोलते हैं जीन ट्रांसफर, कि जो जीन है उसको कैसे ट्रांसफर करेंगे। अब पढ़ना है, देखो पूरा थ्योरेटिकल प्रोसीजर है पूरा का पूरा, आराम आराम से पढ़ेंगे। ट्रांसफर ऑफ डिजायर्ड जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर इज एन इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है। जीन ट्रांसफर के लिए दो मेथड्स होते हैं, एक होता है आपका इनडायरेक्ट मेथड थ्रू वेक्टर या फिर कैरियर, एक होता है डायरेक्ट मेथड, किसी वेक्टर लेस ट्रांसफर मेथड का मैं यूज करें, कोई वेक्टर यूज नहीं कर रहे हैं। पहले मेथड में वेक्टर यूज करेंगे, सेकंड मेथड में कोई वेक्टर डायरेक्टली इंजेक्ट करा देंगे बॉडी के अंदर, इंजेक्शन के थ्रू, जीन गन के थ्रू, ये मैं आपको समझाऊंगी आगे। अब देखो पहला मेथड जीन ट्रांसफर, अगर आपको एक बैक्टीरियल सेल के अंदर अपने जीन को ट्रांसफर कराना है तो क्या करना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है डीएनए एक नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है। अब वो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है तो वो आपकी बैक्टीरियल सेल के अंदर डायरेक्टली तो जा नहीं सकता, है ना ही आपका वेक्टर उसको फोर्स कर सकता है कि तुम जाओ बैक्टीरियल सेल के अंदर। सो इट कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन, वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हो सकता है। हमें क्या करना पड़ेगा, इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया, अपने उस बैक्टीरिया को, जिस बैक्टीरिया के अंदर हमें वेक्टर ट्रांसफर करना है, उस बैक्टीरिया को फोर्स करना पड़ेगा कि वो उस प्लाज्मिड को, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपनी बॉडी के अंदर ले। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे, इसी को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा ताकि वो डीएनए या फिर वो प्लाज्मिड वो अपनी बॉडी के अंदर ले सके। तो उसको कराने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, दिस इज डन बाय ट्रीटिंग। देखो ये ट्रीटिंग ना मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। ये आपकी बैक्टीरियल सेल, ये मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए है नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। अब ये नेगेटिवली चार्ज या फिर हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल भी हम इसको बोल सकते हैं, इसको हमें ट्रांसफर कराना है इसकी बॉडी के अंदर। तो मुझे क्या कराना पड़ेगा इस बैक्टीरियल सेल के ऊपर, बिकॉज बैक्टीरियल सेल को क्या करा मैंने, इसको ऐसे मीडियम के अंदर रखा जहां पे पॉजिटिवली चार्ज आए थे, जैसे कि आपका कैल्शियम। तो ये कैल्शियम, या फिर हम इसकी जगह ना CaCl2 भी यूज कर लेते हैं। ये CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, इस बैक्टीरियल सेल के अंदर होल्स बना देता है ऐसे छोटे छोटे, ताकि आपका ये जो डीएनए है इन होल्स के थ्रू बॉडी के अंदर पहुंच जाए। या तो ऐसे समझ लो या फिर ऐसे समझ लो, ये नेगेटिवली चार्ज बैक्टीरियल सेल को हमने रखा पॉजिटिवली चार्ज के मीडियम में, दोनों के बीच में हो जाता है अट्रैक्शन, तो ये इसकी बॉडी के अंदर पहुंच जाएगा, ऐसे समझ लो, ठीक है। अब आगे देखो, दिस इज डन बाय ट्रीटिंग विद स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कैटायन, जैसे कि कैल्शियम, जो क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देता है इफिशियंसी, जिसकी वजह से आपका डीएनए बैक्टीरिया के अंदर ऐड हो जाता है, जो पोर बन जाते हैं उसकी सेल वॉल के अंदर, जो मैंने आपको ये बताया यहाँ पे पोर्स बन जाएंगे जिसकी वजह से वो एंटर हो जाएगा। फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या करना है, हमें फोर्स करना है उसकी बॉडी के अंदर जाने के लिए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन देन बी फोर्स्ड
into such cell by incubating the cell with recombinant DNA on ice, followed by placing them at 42 डिग्री सेल्सियस, then putting them back on ice. अब ये देखो, ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा होगा, लाइन से पढ़ के क्या, सिंपल, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझो क्या कर रहे हैं। इस बैक्टीरिया को उठा के इसको हीट शॉक मेथड्स दे रहे हैं हम। एक बार आइस पे रखा, एक बार हीट पे रखा, एक बार आइस पे रखा, एक बार हीट पे रखा। इन मेथड को बोलते हैं हीट शॉक मेथड, जिसकी वजह से आप अपने बैक्टीरियल सेल को इनक्यूबेशन करा रहे हो कि उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहुंच जाए। इसकी वजह से क्या होता है, आपके बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या कर लेता है, टेक कर लेता है। दिस एनेबल्स द बैक्टीरिया, कौन से मेथड, एक बार आइस पे रखा, देन पुट देम इनटू द 42 डिग्री सेल्सियस हीट शॉक पे, देन पुट देम बैक ऑन आइस। ठीक है। सो द बैक्टीरिया टू बी यूज्ड एज होस्ट, जो हमने बैक्टीरिया को यूज किया है, शुड बी विदाउट प्लाज्मिड, मीन्स जो ये सपोज ये होस्ट ऑर्गेनिज्म मैं यूज कर रही हूँ ना, ये होस्ट ऑर्गेनिज्म ऐसा होना चाहिए इसके पास खुद का कोई प्लाज्मिड ना हो। ठीक है। और होस्ट सेल जो हम ट्रीट कर रहे हैं उसको किसमें, ये कैल्शियम क्लोराइड है या फिर लाइजोजाइम का यूज कर लेते हैं। ये होगा हमारा इकोलाई, जिसके अंदर प्लाज्मिड ट्रांसफर हो चुका है तो हम इसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट। अगर इकोलाई के अंदर प्लाज्मिड ट्रांसफर नहीं हुआ है उसको बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, जो टर्म्स हम कल के लेक्चर में यूज कर रहे थे। ट्रांसफॉर्मेंट जिसकी बॉडी के अंदर प्लाज्मिड या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंटर हो चुका है, जिसकी बॉडी के अंदर एंटर नहीं हुआ वो आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट। आया पहला मेथड समझ में, क्या कर रहे हैं। अगर बैक्टीरियल सेल की बात है तो सिर्फ कि अगर हमने जो अपना होस्ट बॉडी लिया है वो बैक्टीरिया लिया है, बैक्टीरिया के अंदर हमें अपने डिजायर्ड डीएनए को, बिकॉज पहले हम बहुत मेहनत कर चुके हैं, आइसोलेशन करा हमने उसका, इलेक्ट्रोफोरेसिस करा, इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद उसका पीसीआर करा। अब उस जीन को ऐसे ही थोड़ी ना हम छोड़ देंगे, उस जीन को ट्रांसफर भी तो कराएंगे होस्ट बॉडी के अंदर। तो ये सारे मेथड्स इसीलिए कर रहे हैं। अगर हमें टीचर ने बोल दिया आपको बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफर कराना है तो ये मेथड अप्लाई कर लेना। अगर आपको टीचर ने बोल दिया कि आपको क्या करना है, एक प्लांट सेल के अंदर इस जीन को ट्रांसफर कराना है, अब उसका मेथड सुनो। एक प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया मींस ऐसा बैक्टीरिया जो प्लांट के अंदर डिसीज कोज करता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिन्स, इसका नाम लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, लिखो इसको, प्लांट पैथोजेनिक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिन्स, जो क्या करता है आपके प्लांट के अंदर क्राउन गोल्स बना लेता है। क्राउन गोल क्या है, जैसे कि ये आपका प्लांट, इस प्लांट के अंदर जैसे कि कैंसर होता है ना, ट्यूमर सेल्स क्या होती है, आपकी सेल्स का क्या होना, इनडेफिनिट ग्रोथ होना, उसके अंदर अनरिपीटेडली डिवीजन होना, या फिर कोई एक मैनर में डिवीजन ना होना, उसी को तो बोलते हैं अनकंट्रोल्ड डिवीजन, तो उसी को बोलते हैं कैंसर। सेम ये आपके प्लांट्स के अंदर, अगर प्लांट के अंदर क्या हो रहा है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिन्स, ये क्या होता है, ट्यूमर कोज करता है प्लांट के अंदर। तो ये एक यहाँ पे स्ट्रक्चर बन जाते हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा डिवीजन हुई है सेल की, इसलिए एक आउट ग्रोथ टाइप से निकलती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्राउन गैल। ये प्लांट ट्यूमर भी हम इसको बोल सकते हैं, और ये जनरली आपके डाइकोट प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिन्स क्या करता है, प्लांट ट्यूमर कोज करता है डाइकोट प्लांट के अंदर। इतनी चीज क्लियर है। अब आगे देखो, दिस बैक्टीरियम इनफेक्ट ऑल ब्रॉड लीव्ड एग्रीकल्चर क्रॉप, ये बैक्टीरिया जैसे कि टोमेटो, सोयाबीन, सनफ्लावर, कॉटन, बट कभी भी सीरियल्स को नहीं करता है, इन सारे प्लांट्स को इफेक्ट करेगा। ट्यूमर फॉर्मेशन इज इंड्यूस्ड बाय इट्स प्लाज्मिड व्हिच इज देयरफॉर कॉल्ड टाइप्लाज्मिड। अब इसको समझो, देखो कैसे समझोगे। सपोज ये मैं बना रही हूँ आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिन्स, ये है इसका डीएनए और इसके पास है ये प्लाज्मिड। ठीक है, इस प्लाज्मिड को बोलते हैं हम टाइप्लाज्मिड। ये टाइप्लाज्मिड क्या करता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग है, मींस ये ट्यूमर कराता है। लेकिन इस प्लाज्मिड के अंदर दो पार्ट है, एक तो है इसका टीडीएनए प्लस विर रीजन को हम बोलते हैं वायरुलेंस रीजन, जो देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे,
ट्रांसफॉर्मेशन, सपोज ये आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसिएंस है, मैंने क्या करा, इस बैक्टीरिया को ले जाके प्लांट्स के सेल के अंदर ट्रांसफर करा दिया। मैं वैसे मुझे अभी टेक्निक नहीं आती कि मुझे प्लांट सेल के अंदर कैसे कराना है, लेकिन ये प्लांट सेल के अंदर पहुंच जा रहा है। सोच रहे हो ना, बैक्टीरिया प्लांट सेल के अंदर क्या कर दे रहा है, क्योंकि ये टाइप्लाज्मिड जो ट्यूमर कोज करता है, ये अभी तो बैक्टीरिया के अंदर है ना, जब ये प्लांट के साथ रह रहा है तो अपना वायरुलेंस, अपना इफेक्ट प्लांट की सेल्स के अंदर भी पहुंचा दे रहा है। तो मींस इसके पास इतनी कैपेबिलिटी है ना कि अपने प्लाज्मिड को प्लांट की सेल के अंदर पहुंचा दे रहा है। ये आपकी प्लांट सेल, इस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में ऐसी कैपेबिलिटी है, नेचुरली है वो कैपेबिलिटी कि इसका जो प्लाज्मिड है वो इजीली प्लांट सेल के अंदर पहुंच सकता है। और हमें कराना तो यही है। तो साइंटिस्ट ने क्या करा, है तो वैसे ही आपका बहुत हार्मफुल प्रोसीजर, लेकिन यहाँ से हमारे लिए यूजफुल मेथड निकल सकता है, यूजफुल टेक्निक हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो एक मेथड ही चाहिए ना जिसकी वजह से हम प्लांट सेल के अंदर एक नया जीन डाल सकें। अब नया जीन हम क्या किसकी हेल्प से डाल सकते हैं, इस टाइप्लाज्मिड। अगर हम क्या करें, इस टाइप्लाज्मिड के अंदर जो ये वायरुलेंस वाला पार्ट है जो बेसिकली ट्यूमर कोज करता है, अगर हम इसको अलग कर दें तो सिर्फ हमारे पास टीडीएनए बच जाएगा जिसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो खुद के खुद से प्लांट सेल के अंदर पहुंच सकता है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इसी चीज को ध्यान रखते हुए इसके अंदर से वायरुलेंस रीजन हटा दिया। वायरुलेंस रीजन हटाते ही अब मेरे पास ये ऐसा प्लाज्मिड है जिसको बोलते हैं टीडीएनए, कि ये इजीली प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफर हो सकता है। तो अब मैंने क्या करा, इसी टीडीएनए है तो ये प्लाज्मिड ना, इसके साथ अपना फॉरेन जीन जो डीएनए की फ्रेगमेंट मैं चाहती हूँ किसी पर्टिकुलर प्लांट की बॉडी के अंदर डालना, इस फ्रेगमेंट को इसके साथ क्या करा दिया, लाइगेशन करा दिया, और लाइगेशन कराने के बाद इसको प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया। यही मेथड हम यूज करते हैं आपके प्लांट सेल के लिए। देखो, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिस नेचुरली ट्रांसफर कर देते हैं अपने टाइप्लाज्मिड को, नेचुरली करता है, कोई ह्यूमन एफर्ट्स नहीं लगते हैं वहां पे, इनटू होस्ट प्लांट विदाउट एनी ह्यूमन एफर्ट, किसी भी ह्यूमन एफर्ट के, इसी को बोलते हैं नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर ऑफ प्लांट। और इसके अंदर टीडीएनए वायरुलेंस दो रीजन होते हैं इनसाइड द होस्ट प्लांट सेल। टीडीएनए को हमने सेपरेट कर लिया टाइप्लाज्मिड से, फिर उसको ट्रांसफर करा दिया डीएनए के अंदर जो गोल ट्यूमर कराते हैं। बट हम क्या करें, हमें पता है जो ये विर रीजन है इसके अंदर ऐसा जीन प्रेजेंट है जो ट्यूमर कोज करता है, तो हमने क्या, टाइप्लाज्मिड को वेक्टर की तरह यूज किया, उसका जो ट्यूमर कोजिंग जीन था उसको वहां से अलग कर दिया, और जो हमारे पास प्लाज्मिड बढ़ गया, डिस अलार्म प्लाज्मिड बच गया। मींस वो प्लाज्मिड जो कोई ट्यूमर कोज नहीं कर रहा है। इसी प्लाज्मिड को हम यूज करेंगे अपने प्लांट सेल्स की बॉडी के अंदर जीन्स को ट्रांसफर करने के लिए, जो हम अब तक करके आए हैं पीसीआर के थ्रू। जो फ्रेगमेंट है उस फ्रेगमेंट को इस प्लाज्मिड के साथ लाइगेज कराएंगे और प्लांट सेल की बॉडी के अंदर जीन ट्रांसफर हो जाएगा। डन यहां तक? देखो, अभी प्लांट सेल वाला डन, अब चलते हैं आगे। ये देखो, ये आपका वही डायग्राम दिया हुआ है कि ये आपका क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेंसिस, इसके पास ये टीडीएनए टाइप्लाज्मिड, ये प्लांट के अंदर क्या कराता है, ये प्लांट की सेल है, इसकी क्रोमोसोमल डीएनए के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, एंड ट्रांसफर होने के बाद देखो एक क्रॉन गोली दिख रहा है यहाँ पे, ऐसे करता है। ठीक है, ये डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं, वैसे समझ में आ गया होगा, डायग्राम से और ज्यादा थोड़ा क्लियर हो जाता है। अब देखते हैं इसका जीन ट्रांसफर हम एनिमल्स के अंदर कैसे कराते हैं। एनिमल्स के अंदर हमें जीन ट्रांसफर कराना है तो हम रेट्रोवायरस का यूज करते हैं, जो डायरेक्टली ट्रांसफर कर देते हैं, डिलीवर कर देते हैं आपके डिजायरेबल जीन को एनिमल सेल के अंदर। तो ये तो सारे के सारे थे आपके इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या कर रहे थे, किसी ना किसी वेक्टर का, किसी ना किसी चीज का यूज कर रहे थे ट्रांसफरिंग कराने के लिए। अब डायरेक्ट मेथड आपके वो मेथड है जिसके अंदर किसी जीन, किसी वेक्टरलेस मेथड बेसिकली, जिसके अंदर किसी वेक्टर का भी यूज नहीं करना है। पहला मेथड है इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या करेंगे, एक टेम्पररी पोर्स बना लेंगे आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, फिर उनके थ्रू क्या करा देंगे, फॉरेन डीएनए को एंटर करा देंगे, फिर उन पोर्स को हम फिल करा देंगे। ये इलेक्ट्रोपोरेशन होता है। केमिकल मेडिएटेड जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, इसके अंदर कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं,
जैसे कि पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल पीईजी, जो हेल्प करता है आपके फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल के अंदर पहुंचने के अंदर। माइक्रो इंजेक्शंस, छोटे छोटे इंजेक्शंस होते हैं पिपेट्स लाइक के, माइक्रो पिपेट या फिर कुछ छोटी छोटी निडल्स होती हैं, उन निडल्स के थ्रू हम फॉरेन जीन को एनिमल सेल की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। कुछ होता है जीन गन मेथड, जिसको बॉलिस्टिक मेथड या फिर पार्टिकल गन भी बोलते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक होती है जो इसके अंदर टंगस्टन और गोल्ड के पार्टिकल्स को के मींस टंगस्टन और गोल्ड के पार्टिकल्स लेते हैं। जैसे गन होती है ना, गन के ऊपर हम जो गन की क्या बोलते हैं उसको, गन की जो गोली होती है क्या बोलते हैं उसको, कुछ भी बोलते हैं, चलो कोई भी पार्टिकल, उसको उसके ऊपर फॉरेन डीएनए को चिपका देते हैं, कोटिंग कर देते हैं फॉरेन डीएनए को, फिर गन से शूट करेंगे तो वो जो पार्टिकल है वो आपका सीधा सेल के अंदर एंटर हो जाएगा। डीएनए का बम्बार्डमेंट कराएंगे टारगेट सेल के अंदर टू फैसिलिटेट एंट्री ऑफ द फॉरेन जीन। लाइपोसोम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर, इसके अंदर क्या करते हैं, डीएनए को लिपिड बैग्स के अंदर एनक्लोज करा देते हैं, छोटे छोटे लिपिड के बैग्स बना लेते हैं, उसके अंदर अपने डीएनए को एंटर करा देंगे, वही लिपिड बैग को फिर प्रोटोप्लास्ट के साथ फ्यूजन करा देंगे और हमारा डिजायर्ड जीन पहुंच जाएगा बॉडी के अंदर। इनडायरेक्ट मेथड याद रखने हैं, डायरेक्ट मेथड आपको याद रखना है। चलो अब हमारा जो जीन है वो पहुंच चुका है बॉडी के अंदर, जीन पहुंच चुका बॉडी के अंदर, अब हमारा ऑर्गेनिजम्स डन वहां तक। अब जो ये नेक्स्ट मेथड आते हैं आपका डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, क्या आते हैं आपके ये डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब इसको समझने के लिए ना देखो एक चीज ध्यान रखो, हम जो ये मेथडिंग करा रहे हैं अभी तो सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए करा रहे हैं, लेकिन अगर हमें क्या करना है, कोई वैक्सीन बनानी है ना, जैसे कि ये कोरोना वायरस की वैक्सीन वगैरह ये बनती है, तो ये वैक्सीन किसी ना किसी इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर से निकाल, मीन्स किसी ऑर्गेनिज्म या फिर किसी वायरस की बॉडी से निकाली गई है ना। अब उस वायरस इतने सारे तो मतलब ये हो नहीं सकते कि इतने सारे वायरसेस से एक वायरस से एक निकाला, दूसरे वायरस से दूसरा निकाला, बिकॉज हमें तो मिलियंस ऑफ अमाउंट में चाहिए ना वैक्सीन या फिर प्रोटीन्स जिसको हम बोल सकते हैं। तो वो रिक्वायरमेंट हम अपनी कैसे पूरी करेंगे, उस रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए हमारे पास होते हैं बायोरिएक्टर्स। हमें जीन को निकालना आ गया, सपोज एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके अंदर कोरोना वायरस की वैक्सीन है, एंटीडोट है, हमने हमारे पास सिर्फ वो एक वायरस है, या फिर सोच लो टोटल 10 वायरस है, उन 10 वायरस से हमें पूरी के पूरी इंडिया के अंदर वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट करनी है। सिर्फ 10 लोगों को थोड़ी ना कि एक वैक्सीन निकाली 10 लोगों को लगा दी छुट्टी हमारा काम हो गया, ऐसा नहीं है ना। तो हमें उस वैक्सीन की मल्टीपल कॉपीज बनानी पड़ेगी, बहुत सारी कॉपीज। तो उन कॉपीज को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बड़े बड़े बायो रिएक्टर्स लेते हैं जो अपने अंदर लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन करते हैं, बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में। एंड जो बायो रिएक्टर होता है ना, इनका साइज भी पूछा जाता है, एक बायो रिएक्टर के अंदर कितना वॉल्यूम होता है, एक बायो रिएक्टर का 100 से 1000 लीटर का होता है। ये कुछ ऐसे वेसल्स होते हैं जिसके अंदर हमने रॉ मटेरियल डाल दिया, और ये रॉ मटेरियल को ये बायोरिएक्टर क्या करता है, बायोलॉजिकली कन्वर्ट कर देते हैं आपके प्रोडक्ट के अंदर, या फिर किसी एंजाइम जो आपको बनाना है, कोई माइक्रोबियल प्लांट, एनिमल या ह्यूमन सेल्स, इन सब को यूज करके। ठीक है, तो बायोरिएक्टर आपको क्या करता है, एक ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड कराता है, बिकॉज आपको बहुत लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना है, तो सारी की सारी कंडीशंस उन बायोरिएक्टर के अंदर ही बना दिए जाते हैं, जितना उनको टेम्परेचर चाहिए, जो काम किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो रहा था। बिकॉज आपने क्या करा, एक सपोज करो, हाँ, कोरोना वैक्सीन का एंटीडोट लिया, एक वायरस से या बैक्टीरिया से उसको एक नॉर्मल ह्यूमन की बॉडी के अंदर डाल दिया, ह्यूमन की बॉडी के अंदर तो उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन जाएंगे ना, लेकिन उन प्रोडक्ट को हम वहां से आइसोलेट करके किसी दूसरे बॉडी के अंदर नहीं डाल सकते। तो सेम उस ह्यूमन की बॉडी की जगह हम यहाँ पे बायोरिएक्टर यूज कर लेते हैं। ये बायोरिएक्टर सेम कंडीशंस हम इसको देंगे, जो कंडीशन इसको किसी लिविंग बॉडी के अंदर मिलेगी, वही टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन, हर एक चीज देंगे, ताकि ये हमारे जीन का लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते। जैसे कि इसके लिए हमारे पास दो बायोरिएक्टर्स होते हैं, एक होता है सिंपल स्टेरिड टैंक बायोरिएक्टर और एक होता है आपका स्पार्ज स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर।
दोनों की स्ट्रक्चर देख लेना, स्ट्रक्चर दे दे के पूछ लेता है ये कौन से वाला बायोरिएक्टर है। इसके अंदर क्या होता है, एसिड बेस पीएच कंट्रोल होता है, एक स्टीम प्रेजेंट होती है, एक मोटर लगी हुई होती है, फोम बेकर होता है, ये सारे इसमें देखो पूरा का पूरा जीन है आपका गोल गोल ऐसे ऐसे घूमता रहता है एंड इसके अंदर आपका प्रोडक्शन होता रहता है। सेम इसके अंदर भी होगा, पूरा का पूरा एक गैस का एंटेनमेंट लगा देते हैं, छोटे छोटे बबल ड्रास्टिंग जो आपकी ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया को इंक्रीज करते हैं। सिर्फ बायोरिएक्टर को इतना ध्यान रखो, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं, 100 से 1000 लीटर्स के ये आपके होता है। फिर इसके बाद जो ये आपका स्टिर्ड टैंक रिएक्टर है, ये सिलिंड्रिकल और विद अ कर्व्ड बेस होता है, जो कि मिक्सचर करा देता है आपके सारे रिएक्टेंट कंटेंट्स को गोल गोल घुमाने में, मीन्स एक तरीके से होता है ना सेंट्रीफ्यूगेशन करना, उस टाइप से। तो स्टीरर क्या करता है, स्टीरर मतलब जो गोल गोल घूमता है, मिक्सअप कर देता है आपकी ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी को पूरे बायोरिएक्टर के अंदर। अल्टरनेटली एयर भी बबल्ड हो जाती है रिएक्टर के अंदर। सो बायोरिएक्टर एक एजिटेटर सिस्टम है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम या फिर फॉर्म कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम या फिर सैम्पलिंग पोर्ट, ये सारी नाम हम इसको दे सकते हैं। तो अब हमारा जो जीन है वो लार्ज स्केल में डेवलप हो चुका है। अब हमारा जीन एकदम रेडी है कि हम उसको मार्केट में लेके आ सकते हैं। जैसे कि वैक्सीन बन चुकी है लैब में, अब उसको हमें क्या कराना है, उसका प्रोसेसिंग कराना है। तो उसी को बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। जब हमारा पूरा बायोसिंथेटिक स्टेज कंप्लीट हो गया, प्रोडक्ट हैज टू बी सब्जेक्टेड थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस, बहुत सारे प्रोसेसिंग की सीरीज से प्रोडक्ट हमारा बन चुका है। उसको मार्केटिंग में ले जाने से पहले एक लास्ट स्टेप करते हैं, उसका प्योरिफिकेशन और सेपरेशन, जिसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। प्रोडक्ट को फॉर्मुलेट करते हैं, सुटेबल प्रिजर्वेटिव्स में रखते हैं ताकि वो आपका जल्दी से खराब ना हो। सच फॉर्मुलेशन हैज टू अंडरगो, उसके क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं, जैसे कि ड्रग्स के क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं। पता है ना, वैक्सीन को मार्केट में आने के लिए कितने क्लिनिकल ट्रायल्स, जब हमने सुना था ना कोरोना वैक्सीन आई थी, किसका ट्रायल 1 चल रहा है, ट्रायल 2 चल रहा है, ट्रायल 3 चल रहा है, इस टाइप से अलग अलग ट्रायल्स किए जाते हैं। फिर स्ट्रिक्टली क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग की जाती है हर एक प्रोडक्ट की। सो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग आपकी क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग मेथड है। आपके टेस्ट जो आपने प्रोडक्ट बनाया बायोरिएक्टर में लार्ज स्केल पे, उसकी क्वालिटी को चेक करेगा प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, बिकॉज आपको पता है एक प्रोडक्ट की जो क्वालिटी जरूरी नहीं सेम दूसरे प्रोडक्ट के अंदर भी वही क्वालिटी होगी, इसलिए हर एक सिंगल प्रोडक्ट का ये टेस्टिंग करते हैं, जैसे कि ड्रग्स का किया जाता है। तो यहाँ पे होता है आपका डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड मींस आपका चैप्टर फिनिश। बताओ आया समझ में पूरा चैप्टर? चलो फिर हमारा चैप्टर फिनिश। अब हम क्या करेंगे ना, देखो इसके क्वेश्चन जरूर आपको प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको मैं क्वेश्चंस की एक अलग से वीडियो डालूंगी, जिसमें मैं जितने भी आपके लास्ट 10 ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं सिर्फ इस चैप्टर से, वो क्वेश्चन मैं वहां पे आपको कराऊंगी, ठीक है।